प्यारे बच्चों, आज हम फिर अपने पुराने लेसन को ही जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे जो हमने लिया था क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और इसमें जो हमारा लेसन था वो था एग्रीकल्चर यानी कि खेती। इसके हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, आज हम इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे मेजर पॉइंट्स। सबसे पहले जो है वो है मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स मीन्स मुख्य फसलें। ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। कहता है जिस तरह दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब इनकी ज़रूरत को पूर्ण करने के लिए या इनके खाने के लिए हमें लार्ज वैरायटी विविध प्रकार की फसल उगाने की ज़रूरत है। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये जो क्रॉप्स फसलें हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। मेजर फूड क्रॉप्स आर, और मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप फूड क्रॉप्स हो गए जैसे गेहूं है, राइस है, बाजरा है, ज्वार है। और रेशेदार कौन से हैं, जूट एंड कॉटन है। इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। और जो पीने लायक पदार्थ हैं, पीने लायक फसलें हैं वो कौन सी है, वो है टी एंड कॉफ़ी। इन सब फसलों को हमें उगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। राइस सबसे पहले आता है, राइस चावल। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। इस वक्त दुनिया में राइस जो है वो दुनिया में सबसे बड़ा मुख्य फसल है खाने की। इट इज़ स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये सबसे बढ़िया डाइट कहाँ की है, ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो रीजन हैं वहाँ पर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। राइस को उगाने के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए एंड रेनफॉल भी होना चाहिए, बारिश भी पड़नी चाहिए, बरसात भी होनी चाहिए। इट ग्रोज इन अलूवियल क्लोयल सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। ये किस मिट्टी में ज़्यादा हो सकता है, जो जडोल मिट्टी है उसमें अच्छी तरह हो सकता है और जो पानी को रिटेन करके रखे, पानी को बचा कर रखे। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोइंग बाय इंडिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस की किस मुल्क में होती है, वो है चाइना। उसके बाद है इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। इन फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स ईयर ए ग्रोन। कहता है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक ऐसी जगह है यहाँ पर क्लाइमेट फेवरेबल रहता है और जहाँ पर साल में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। वीट हो गया, गंदम गेहूँ जिसको हम बोलते हैं, दूसरा ये भी खाद्य पदार्थ है। वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा कम। एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। जब ये बढ़ रही होती है, जब ये पैदा हो रही होती है, बढ़ रही होती है, तब इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। और जब हम इसकी कटाई करते हैं तो ब्राइट सनशाइन ज़रूरी होती है, सूरज की गर्मी, अच्छी गर्मी चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia and India. In India, it is grown in winter. कहता है वीट को लोमी साइल चाहिए, जो सूखी लोमी साइल हो। वीट इज ग्रेन ग्रोन। ज़्यादातर ये कहाँ उगाई जाती है, यूएसए में, कनाडा में, हिंदुस्तान में भी ये उगाई जाती है। और हिंदुस्तान में इसको उगाने का जो सीज़न है वो है विंटर। मिलेट्स। अब मिलेट्स कौन कौन से हैं, मिलेट को ज़्यादातर हम कौन सी फसलें कहते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज कोर्सर ग्रेन। मोटे अनाज एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। इनके लिए इतनी फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, इतनी उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत नहीं, मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, और सैंडी सॉइल की ज़रूरत पड़ती है, रेत वाली। इट इज़ हार्डी क्रॉप। इसको हार्डी क्रॉप भी कहा जाता है। दैट नीड्स लो रेनफॉल। और इसको लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा
ज़्यादा बारिश की भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल, और एडिक्वेट रेनफॉल होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया। हिंदुस्तान में जो मिलेट उगाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी। अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइगर। और अदर कंट्रीज़ में भी जो होता है, जो मिलेट्स की फसलें ज़्यादा उगाती हैं वो कौन कौन सी है? नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजीरिया। फिर है मेज़। मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट ऑफ सनशाइन। मेज़ के लिए हमें क्या चाहिए? मेज़ कौन सी फसल हो गई? ज्वार, जिसको हम कहते हैं। इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट ऑफ सनशाइन। और सनशाइन इसमें सूरज की रोशनी अच्छी पड़नी चाहिए, गर्मी अच्छी पड़नी चाहिए। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। इसके लिए वेल ड्रेन फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी, जो सूखी उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। मेज इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना। ये कहाँ पर उगाई जाती है ज़्यादातर? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, इंडिया, कनाडा एंड मेक्सिको। कॉटन, कॉटन हो गया कपास जिसको हम बोलते हैं। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। इसको हाई टेम्परेचर भी चाहिए और हाई रेनफॉल, ज़्यादा बारिश भी चाहिए और ज़्यादा टेम्परेचर गर्मी भी चाहिए। 210 फर्स्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। इसको 10 दिन चाहिए, फर्स्ट फ्री डेज 210 दिन इसको पूरे चाहिए पैदा होने में। एंड सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, और सनशाइन भी, ब्राइट सनशाइन भी होनी चाहिए, सूरज की अच्छी गर्मी होनी चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन ब्लैक एंड अलूवल सॉइल। जो ज़्यादातर काली और जलोल मिट्टी में पैदा हो सकता है, अच्छी तरह पैदा हो सकता है। चाइना, द USA, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पर होता है? चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनके लिए कॉटन एक मुख्य रॉ मटेरियल भी है। जूट, जूट जिसको हम बोलते हैं पटसन। जूट वाज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना गया है। सुनहरी धागा जिसको बोलते हैं। इट ग्रोज वेल ऑन अलूवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये भी अलूवियल सॉइल में होता है और रिक्वायर हाई टेम्परेचर इसको चाहिए। हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल, बारिश भी होनी चाहिए। एंड ह्यूमड क्लाइमेट रहना चाहिए। दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरिया। जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश इसको ज़्यादा उगाते हैं। कॉफ़ी जो बीवरेज प्लांट है, पीने वाला है। कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। इसको गर्म और वेट क्लाइमेट दोनों तरह का चाहिए। एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल, और वेल ड्रेन्ड सूखी हुई मिट्टी चाहिए इसको। हिल स्लोप्स आर मोर सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप। जो हिल की स्लोप है, पहाड़ियों की जो स्लोप है, वहाँ पर ये अच्छी तरह उग सकता है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ब्राज़ील में उगाई जाती है। उसके बाद है कंबोडिया, कोलंबिया और इंडिया। फिर है टी। टी होगी चाय। चाय ये भी एक बीवरेज प्लांट है, पीने वाला है, बीवरेज क्रॉप है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट। इसको ठंडा क्लाइमेट चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, और ऐसा रेनफॉल होना चाहिए जो अच्छी तरह इस पर पड़े हर जगह। थ्रू आउट द ईयर फॉर इट्स टेंडर लीव्स, और तभी ये अच्छी तरह, इसकी पत्तियाँ अच्छी तरह निकल सकती है जब इसको कूल क्लाइमेट मिलेगा और अच्छी रेनफॉल मिलेगी। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी एंड जेंटल स्लोप्स। इसको भी वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल एंड जेंटल स्लोप्स मिलनी चाहिए। लेबर इज लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड टू पिक द लीव्स। अब जब इसकी पत्तियाँ चुननी होती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। केनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। केनिया, इंडिया, चाइना ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी चाय पैदा करने में आगे मुल्क आते हैं। एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट।
कृषि का विकास, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन in order to meet growing demand of increasing population। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से हमारा मतलब ये है कि टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, एग्रीकल्चर को खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ज़्यादा करना, ताकि जो पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया की, उसको ऊर्जा मुहैया करवाई जा सके। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ऊर्जा प्रभावित करने के लिए ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, और जितना भी मुमकिन है जब हम कुछ तरीके अपनाएंगे, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया। हम क्रॉप्ड एरिया, जहाँ पर खेती करने एरिया को ज़्यादा बढ़ाएंगे, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, क्रॉप्स कितने तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, कितनी फसलें उगाई जाती हैं। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी, सिंचाई के साधनों को अच्छा करेंगे, सुधार लाएंगे उसमें। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अच्छे फर्टिलाइज़र, अच्छी खाद का इस्तेमाल करेंगे। एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड, अच्छे अच्छे बीज डालेंगे ताकि फसल ज़्यादा हो सके। मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और अगर हम मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म नई नई टेक्निक इसमें अपनाएंगे, तो उससे भी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा, कृषि का विकास हो सकता है। द अल्टीमेट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और इसका जो मेन मकसद ये है कि फूड सिक्योरिटी बनाए रखनी है। फूड सिक्योरिटी मीन कभी भी खाने की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है दुनिया की। एग्रीकल्चर हैज़ आल्सो डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब एग्रीकल्चर दुनिया के हर हिस्से में डेवलप कर रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हर मुल्क एग्रीकल्चर को बढ़ाने की तरफ तवज्जो दे रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर विद क्रॉप्स आर ग्रोन और स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो वो ज़्यादातर सबसिस्टेंस फार्मिंग पर ही क्या करती हैं, ध्यान देती हैं, ज़्यादातर देती हैं, क्योंकि मीट द नीड्स ऑफ द फैमिली या लोकेलिटी। लार्ज होल्डिंग आर मोर सूटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। यहाँ पर कमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर के जो बाज़ारों में बेचने के लिए, उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे कि USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर बड़े बड़े फार्म हैं, एग्रीकल्चर फार्म है, जहाँ पर बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, और उन फसलों का जो उगाने का जो मकसद है वो है कमर्शियल एक्टिविटी करना। कमर्शियल मीन्स मार्केट में उसको बेचने के मकसद से। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म। अब जो 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म बताए हैं डेवलपिंग कंट्रीज एंड, एक बताया हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग के लिए, और दूसरा कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए। ये जो 2 केस हमने बताए, वन फ्राम इंडिया एंड अदर फ्राम द USA। एक हिंदुस्तान से, दूसरा USA है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग कंट्री। अब हम आगे लेट अस अंडरस्टैंड, अब हम ये समझेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में किस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम है, और डेवलपिंग कंट्री में किस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम है। कि अब हम आगे पेज पर इसको कंटिन्यू करेंगे कि डेवलपिंग कंट्री में किस तरह का एग्रीकल्चर सिस्टम है, और डेवलप्ड कंट्री में किस तरह का है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।